18 फरवरी 2018 साहू मेंशन, पटनागढ़, उड़ीसा। उड़ीसा के पटनागढ़ में रह रहे साहू परिवार को जिस दिन का इंतजार था वो आज आ ही गया। न्यूली बिल्ट साहू मैंशन फूलों और झालरों से सजा दिया गया और घर की दीवार पर लिख दिया गया सौम्य वेड्स रीमा, क्योंकि आज इस घर के बेटे सौम्य शेखर साहू की शादी हो रही थी और इस खुशी में पूरा साहू परिवार शामिल था। सौम्य के पिता रविंद्र कुमार साहू जूलॉजी के टीचर थे, जबकि उनकी मां संजुक्ता साहू ज्योति विकास कॉलेज की प्रिंसिपल थी। परिवार का माहौल शिक्षा और डिसिप्लिन से भरा हुआ था। सौम्य की एक बहन भी थी जो उस वक्त कजाकिस्तान में पढ़ाई कर रही थी। खुद 26 साल का सौम्य कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट था और बेंगलुरु की जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी फर्म में जॉब कर रहा था। सौम्य की होने वाली पत्नी रीमा साहू के परिवार की कहानी भी कम खास नहीं थी। रीमा के फादर गारमेंट ट्रेडर थे और उनकी कोई सगी बेटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने रीमा को अपने छोटे भाई से गोद लिया था। पर रिश्ता खून का हो या ना हो, रीमा उनके लिए सबसे ज्यादा प्यारी थी और उसकी परवरिश में उन्होंने कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। रीमा ने अपनी ग्रेजुएशन लोकल कॉलेज से पूरी की और पढ़ाई के बाद जब शादी की बात आई तो उनके पिता ने रीमा के सामने साहू परिवार के बेटे सौम्य का रिश्ता रखा। 1 साल पहले यानी 2017 में दोनों परिवार एक दूसरे से मिले और इस मुलाकात में ही सौम्य और रीमा ने एक दूसरे को पसंद करते हुए इस रिश्ते को मंजूरी दे दी, जिसके बाद सही तारीख चुनकर दोनों की इंगेजमेंट कर दी गई। अब रीमा और सौम्य के इंगेजमेंट को 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका था और आखिरकार 18 फरवरी 2018 को शादी की सारी तैयारी पूरी होने के बाद दोनों खुशी खुशी शादी के बंधन में बंध गए। सौम्य इस शादी से बेहद खुश था। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो हर रस्म हर रिवाज पूरे दिल से निभा रहा था। रीमा के साथ वो अपनी जिंदगी के इस नए पड़ाव की तरफ बढ़ रहा था, ढेर सारी उम्मीदों, सपनों और एक खूबसूरत भविष्य के विश्वास के साथ। बट उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह खुशी, ये मुस्कुराहट और यह नया सफर बहुत ही जल्द खाक में मिलने वाला था। आखिरकार रीमा और सौम्य की शादी धूमधाम से होती है और बहू बनके रीमा साहू मैंशन में अपना पहला कदम रखती है। शादी के 2 दिन बाद 20 फरवरी 2018 को मैरिज रिसेप्शन रखा जाता है। इस रिसेप्शन में ये न्यूली वेड कपल हाथ में हाथ डाले डांस करते हुए नजर आता है। ये रिसेप्शन इतना ग्रैंड था कि दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए 800 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। धीरे धीरे अगले दिन यानी 21 फरवरी 2018 को लगभग सारे रिलेटिव्स अपने अपने घर लौट गए। शादी के शोर और मेहमानों की भीड़ के बाद घर फिर से शांत हो गया। इसी बीच सौम्य की बहन भी अपने भाई की शादी अटेंड करने के बाद 22 फरवरी 2018 को कजाकिस्तान वापस लौटने की तैयारी करने लगी। क्योंकि उसकी फ्लाइट दिल्ली से थी, इसलिए उस दिन उसके पिता रविंद्र साहू भी बेटी के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़े। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। घर में खुशी थी, सुकून था और एक नई जिंदगी की शुरुआत का एहसास था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि शादी के सिर्फ 5 दिन के अंदर ही साहू परिवार पर एक ऐसी गाज गिरने वाली थी जो उनकी पूरी दुनिया हिला कर रख देगी। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द पार्सल बॉम्ब केस। 23 फरवरी 2018 साहू मैंशन, पटनागढ़, उड़ीसा। सौम्य ने रीमा के साथ वक्त बिताने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। नई शादी के बाद ये कुछ दिन सिर्फ उन दोनों के लिए थे। उस सुबह सौम्य की मां को कॉलेज जाना था, इसलिए वो घर के सारे काम निपटाकर सुबह सुबह ही निकल गई। अब घर में सिर्फ 3 लोग थे, सौम्य, रीमा और सौम्य की दादी जेमा मनी साहू। घर शांत था और माहौल बिल्कुल नॉर्मल। सौम्य और रीमा साथ साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए किचन में कुकिंग करने की तैयारी करने लगे। प्लान ये था कि बैगन को ग्रिल करेंगे और लंच के लिए लेंटिल सूप बनाएंगे। दोनों यही डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक मेन गेट के मेटल लैच की आवाज सौम्य के कानों में पड़ी। सौम्य जब गेट पर गया तो उसने देखा कि बाहर एक डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर खड़ा था। हाल में ही शादी हुई थी और शादी के बाद गिफ्ट्स आना एक आम बात होती है। इसी सोच के साथ सौम्य ने बिना किसी शक के पार्सल को रिसीव कर लिया और उस पर लगे टेप को नाइफ से खोलने के लिए वो किचन में आ गया। बॉक्स में क्या होगा, इस एक्साइटमेंट में रीमा भी सौम्य के पीछे पीछे किचन तक आ गई। उस वक्त सौम्य की दादी भी वहीं किचन की सफाई कर रही थी। सौम्य ने पार्सल को किचन के सिंक के पास रखा और उसे खोलना शुरू किया। रीमा, जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, उसने पूछा कि यह पार्सल किसने भेजा है, जिस पर सौम्य ने बताया कि पार्सल उसके नाम पर रायपुर से आया है और भेजने वाले का नाम SK सिन्हा लिखा है। पार्सल देखकर दादी भी इस क्यूरियोसिटी के साथ सौम्य के बगल में आकर खड़ी हो गई कि आखिरकार गिफ्ट में क्या है।
जैसे ही सौम्य ने आउटर पैकिंग हटाई, अंदर से एक ग्रीन कलर का गिफ्ट रैप बॉक्स निकला, जिसके साथ एक वाइट कलर का थ्रेड लगा हुआ था। सौम्य ने जैसे ही गिफ्ट खोलने के लिए उस थ्रेड को खींचना शुरू किया, उसी पल उसकी आंखों के सामने एक तेज सफेद रोशनी चमकी और अगले ही सेकंड एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि तीनों जमीन पर गिर पड़े। सीलिंग से प्लास्टर उखड़ गया, वाटर प्यूरिफायर टूटकर बिखर गया, किचन की विंडो ब्लास्ट के इम्पैक्ट से दूर जा गिरी, दीवारों में गहरी दरारें आ गईं और पूरे किचन में धुआं ही धुआं भर गया। जहां ब्लास्ट की वजह से सौम्य की दादी के शरीर में आग लग गई, वहीं सौम्य, जो एक्सप्लोजन के सबसे करीब था, जमीन पर अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। वो रीमा की तरफ देखकर बस इतना ही बोल पाया, मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूं। और इतना कहते ही सौम्य बेहोश हो गया। यही सौम्य की आखिरी आवाज थी जो रीमा के कानों तक पहुंच पाई। रीमा खुद भी ब्लास्ट एरिया के बिल्कुल पास ही खड़ी थी, इसलिए धमाके के इम्पैक्ट से रीमा का चेहरा और उसके हाथ जल चुके थे और घना धुआं उसके लंग्स के अंदर भर गया था, जिससे उसे सांस लेने में बुरी तरह तकलीफ होने लगी थी। ब्लास्ट का असर इतना गहरा था कि कुछ ही पलों के अंदर रीमा के सुनने और देखने की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। उसका ईयर ड्रम पंक्चर हो गया था और उड़ते हुए डेब्रिस ने उसकी आंखों को भी नुकसान पहुंचाया था, जिससे उसका विजन ब्लर हो गया था। इसी वजह से कब पड़ोसी मदद के लिए घर के अंदर आए, उसको अंदाजा ही नहीं लग पाया। पड़ोसियों ने सिचुएशन को संभालते हुए रीमा पर पानी डाला और उसे सवाल करने लगे कि क्या गैस सिलेंडर फट गया है। रीमा आधी बेहोशी की हालत में सिर्फ पार्सल की तरफ इशारा कर पाती है, लेकिन वो अपनी बात पूरी तरह समझा नहीं पाती। शब्द उसके मुंह तक आते हैं पर आवाज बनकर निकल ही नहीं पाते। इस संकट की घड़ी में मदद मांगने और अपनी मदर इन लॉ को कॉल कर बुलाने की कोशिश में रीमा जख्मी शरीर को घसीटते हुए बेडरूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो फोन करने की कोशिश करती है, उसकी ताकत जवाब दे जाती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। दोपहर लगभग 1 बजे साहू परिवार के पड़ोसियों ने इस भयानक इंसिडेंट की सूचना पुलिस को दी। थोड़ी देर में पुलिस और एम्बुलेंस साहू मेंशन पहुंच गई और तीनों घायलों को बालंगीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में ही सौम्य की दादी जेमामणि साहू ने दम तोड़ दिया और हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर्स ने सौम्य और रीमा को तुरंत वीएसएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान सौम्य भी जिंदगी की जंग हार गया। जब सौम्य के घर वालों को यह खबर मिली तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। हॉस्पिटल का माहौल मातम में बदल चुका था। सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर साहू परिवार अपने घर के 2 लोग खो चुका था, और वो भी इतने अचानक और दर्दनाक तरीके से जिसे समझना उनके लिए नामुमकिन था। अभी कुछ दिन पहले जिस घर में शादी की हंसी गूंज रही थी, वही घर चंद पलों में मातम के सन्नाटे में डूब चुका था। उधर हॉस्पिटल में रीमा की हालत भी क्रिटिकल बनी हुई थी। इसी वजह से परिवार ने यह कठिन फैसला लिया कि रीमा को अभी सौम्य की मौत के बारे में नहीं बताया जाएगा। अपने गम को खुद संभालते हुए परिवार ने यह सच रीमा से छुपा लिया, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो भी सदमे से जिंदगी की जंग ना हार जाए। 2 दिन बाद रीमा को एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक में एडमिट कर दिया गया। यहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि रीमा को चेस्ट, एब्डोमेन और दोनों अपर आर्म्स के अराउंड 40% बर्न इंजरीज हुई हैं। डॉक्टर्स ने यह भी नोटिस किया कि उसकी इंजरीज से गन पाउडर की स्मेल आ रही है। उनका कहना था कि अगर ब्लास्ट के छोटे टुकड़े या हीट वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच जाते तो रीमा की जान भी जा सकती थी। एक तरफ एससीबी मेडिकल कॉलेज में रीमा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, वहीं 23 फरवरी 2018 की शाम 5:30 बजे सौम्य के कजिन बसंता कुमार साहू ने पटनागढ़ पुलिस स्टेशन में इस घटना की एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर तुरंत फॉरेंसिक टीम और बॉम्ब स्क्वाड को मौके पर बुलाया। जैसे ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने क्राइम सीन का इंस्पेक्शन शुरू किया, उन्हें हवा में मौजूद बारूद की तेज स्मेल से ही अंदाजा हो गया कि यहाँ सिर्फ कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। इसके बाद पूरे घर से सबूत इकट्ठे किए जाने लगे ताकि हर एक एंगल से क्राइम सीन का एनालिसिस किया जा सके। लेकिन पुलिस के लिए शुरू से ही एक ब्लाइंड केस था। मौके पर मौजूद 3 लोगों में से 2 लोग पहले ही अपनी जान खो चुके थे और तीसरी रीमा खुद सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में भर्ती थी। साहू परिवार एक ही पल में अपने बेटे और मां को खो चुका था। ऐसे में वो अपनी बेटी जैसी बहू रीमा को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। एससीबी मेडिकल कॉलेज में रीमा का लगभग 25 दिनों तक इलाज चलता रहा। धीरे धीरे वो पूरी तरह होश में आने लगी, लेकिन इस दौरान उसे इस बात से बिल्कुल अनजान रखा गया कि उसके पति सौम्य और उसकी दादी सास की मौत हो चुकी है।
इन 25 दिनों में जब भी रीमा को थोड़ा सा भी होश आता, परिवार के लोग अपने आंसुओं को छुपा लेते, सिर्फ इसलिए ताकि रीमा अपनी जिंदगी की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ सके। लेकिन जिस सच को वो रीमा की हिफाजत के लिए छुपा रहे थे, उसका सामने आना तय था। और वही हुआ। जब रीमा पूरी तरह होश में आई तो उसे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के जरिए अपने पति सौम्य और अपनी ग्रैंड मदर इन लॉ की मौत की खबर मिली। ये पढ़ते ही रीमा खुद को संभाल नहीं पाई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपने पिता से लड़ पड़ती है, ये पूछते हुए कि इतने दिनों तक उससे ये सच क्यों छुपाया गया। इस गहरे सदमे के बीच परिवार ने किसी तरह रीमा को संभाला और उसे शांत करने की कोशिश की। इधर रीमा तो होश में आ चुकी थी, लेकिन उधर पुलिस के हाथ अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं लगा था। जैसे ही पुलिस को रीमा के होश की खबर मिली, वो तुरंत उसके स्टेटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गई। रीमा ने पुलिस को पार्सल ब्लास्ट इंसिडेंट का पूरा सीक्वेंस डिटेल में बताया। रीमा के बयान को सुनते ही पुलिस को यह बात कंफर्म हो गई कि ब्लास्ट पार्सल के अंदर से ही हुआ था, और यहीं से पुलिस के हाथ पहली कंक्रीट लीड लगी, जिसे ट्रैक करना शुरू कर दिया गया। पुलिस ने अलग अलग टीम्स बनाकर इन्वेस्टिगेशन को कई दिशाओं में बांट दिया। एक टीम ने सौम्य और रीमा के रिलेटिव्स और नेबर से पूछताछ शुरू की, जिसमें उन्हें पता चला कि सौम्य से शादी होने से पहले रीमा का एक बॉयफ्रेंड था, जिसे वो काफी पहले छोड़ चुकी थी। जब यही बात सौम्य के पेरेंट्स से कंफर्म की गई तो उन्होंने बताया कि शादी से लगभग 8 महीने पहले सौम्य को एक थ्रेट कॉल आई थी। इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही पुलिस ने उस थ्रेट कॉल की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जहां से ये बात सामने आई कि सौम्य और रीमा की एंगेजमेंट के बाद रीमा के एक्स बॉयफ्रेंड ने सौम्य को फोन करके धमकी दी थी और उसने रीमा पर इल्जाम लगाया था कि रीमा ने एक अमीर लड़के से शादी करने के लिए उसे छोड़ दिया। इस लव एंगल के सामने आते ही पुलिस ने तुरंत उस लड़के को उठाकर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान वो अपने इमोशनल आउटबर्स्ट को एक्सेप्ट करता है, लेकिन पार्सल बॉम्ब ब्लास्ट में अपनी किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से सीधे तौर पर इनकार कर देता है। इस बात को कंफर्म करने के लिए पुलिस उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाती है, जिसमें वो क्लियर पाया जाता है। जो शक पुलिस को सबसे ज्यादा लग रहा था, वो भी एक बंद दरवाजा साबित होता है। इसके बाद पुलिस असली कल्प्रिट की तलाश में और गहराई से इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, लेकिन यह केस इतना पेचीदा होता है कि बार बार फैक्ट्स को रीचेक करने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ऐसा क्लू नहीं लगता जो केस को आगे बढ़ा सके। आखिरी उम्मीद के तौर पर पुलिस उन सभी रिलेटिव से पूछताछ करती है जिनसे कभी न कभी साहू परिवार की अनबन रही थी, लेकिन यहाँ भी नतीजा वही होता है, एक और डेड एंड। जब पुलिस एक तरफ सभी पर्सनल और इमोशनल पहलुओं को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसी दौरान पैरेलल में पुलिस की एक अलग टीम पार्सल को ट्रेस करने में लगी हुई थी। और इस खोज के दौरान पुलिस को उस कुरियर कंपनी की जानकारी मिली जिसके जरिए ये पार्सल भेजा गया था। रिकॉर्ड के मुताबिक यह पार्सल रायपुर की स्काई किंग कुरियर कंपनी से भेजा गया था। इसके बाद पुलिस ने स्काई किंग कुरियर के रायपुर और प्रतापगढ़ में लोकेटेड ऑफिसेज में सारे कंसाइनमेंट पेपर सीज किए और उन्हें फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए रसूलगढ़ के एफएसएल भेज दिया गया। एनालिसिस के दौरान पुलिस को कंसाइनमेंट पेपर में 15 फरवरी 2018 की एक एंट्री मिलती है, जिसमें सेंडर का नाम एसके शर्मा लिखा हुआ था। इस लीड के मिलते ही पुलिस स्काई किंग कुरियर के ओनर के पास पहुंचती है और ये जानने की कोशिश करती है कि यह पर्टिकुलर कंसाइनमेंट किसने और किस जगह से भेजा था। कुरियर कंपनी के ओनर ने अपने रिकॉर्ड्स चेक किए और पुलिस को एसके शर्मा का एड्रेस और फोन नंबर दे दिया। लेकिन जब पुलिस ने इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया तो ये सामने आया कि नाम, एड्रेस और फोन नंबर तीनों फर्जी थे। उम्मीद अब सीसीटीवी फुटेज पर टिकी हुई थी। पुलिस ने कुरियर कंपनी से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स मांगी, लेकिन यहां भी उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी। कंपनी के सीसीटीवी कैमरास पिछले 4-5 महीनों से खराब पड़े हुए थे। इस ब्लाइंड केस में अब तक जितनी भी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली थी, सब एक के बाद एक डेड एंड साबित हो रही थी और पूरी इन्वेस्टिगेशन फिर से 0 पॉइंट पर आकर खड़ी हो गई थी। फरवरी बीत गया, मार्च आ गया, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग लीड नहीं लगी थी। इस नाकामी का दबाव पुलिस पर साफ दिखने लगा था। इनफैक्ट मीडिया ने भी पुलिस के इस फेलियर को हाईलाइट करना शुरू कर दिया, जिसका सीधा असर इन्वेस्टिगेशन पर पड़ा। नतीजा, इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बदल दिया गया और पूरा केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। नए लीड ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही सबसे पहले क्राइम सीन को दोबारा विजिट किया। उसके बाद पुराने इन्फॉर्मर्स और विटनेसेस को फिर से री एग्जामिन किया गया। कुरियर कंपनी से जुड़ी छोटी बड़ी हर डिटेल को एक बार फिर से एसेस किया गया, लेकिन यह सब भी बेकार साबित हुआ। मार्च से अप्रैल हो गया और क्राइम ब्रांच के हाथ भी अभी तक कुछ नहीं लगा था। इसी बीच साइबर एक्सपर्ट्स के हाथ एक छोटी लेकिन अजीब सी इंफॉर्मेशन लगती है।
जब पार्सल के ऑनलाइन ट्रैकिंग डेटा को डिटेल में चेक किया गया तो पता चला कि पार्सल को 2 बार कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के एक प्राइवेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन ट्रैक किया गया था, जो पटनागढ़ से लगभग 119 किलोमीटर दूर था। इस इंफॉर्मेशन से पुलिस को शक हुआ कि कहीं किलर खुद ही पार्सल को ट्रैक तो नहीं कर रहा, बट जब इस एंगल को वेरीफाई किया गया तो सच कुछ और ही निकला। यह ट्रैकिंग किलर नहीं बल्कि कुरियर कंपनी ने अपने रूटीन कंसाइनमेंट के लिए की थी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पुलिस के पास इस वक्त तक सिर्फ एक ही पक्की बात थी, और वो ये कि पार्सल फर्जी नाम और फर्जी एड्रेस के साथ रायपुर से भेजा गया था। एक्चुअली किलर ने काफी स्मार्ट और कैलकुलेटेड तरीके से इसी कुरियर कंपनी को चूज किया था। ना यहाँ सीसीटीवी कैमरा काम कर रहे थे और ना ही इस कंपनी में पार्सल के प्रॉपर स्कैनिंग सिस्टम मौजूद था। अभी तक क्राइम ब्रांच सिर्फ अंधेरे में ही तीर चला रही थी और उनके हाथ कोई भी सॉलिड लीड नहीं लगी थी अनटिल नाउ। 4 अप्रैल 2018 बालंगीर पुलिस स्टेशन के चीफ को एड्रेस करते हुए एक गुमनाम लेटर रिसीव होता है, जिसके एनवेलप पर सिर्फ 2 शब्द लिखे होते हैं, इंपॉर्टेंट लेटर। लेटर की सीरियसनेस को समझते हुए पुलिस बिना वक्त गवाए एनवेलप और लेटर की फोटोग्राफ्स खींचती है और जांच के लिए एफएसएल टीम को भेज दिया जाता है। इसी बीच लेटर की स्कैन कॉपी व्हाट्सएप पर पुलिस चीफ अरुण बोहरा को रिसीव होती है। जैसे जैसे लेटर के कंटेंट को पढ़ा जाता है, पुलिस के चेहरे पर हैरानी और टेंशन दोनों साफ नजर आने लगती है। लेटर में लिखा होता है कि यह चिट्ठी पुलिस तक पहुंचने के लिए स्पेशल मैसेंजर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही यह भी लिखा होता है कि पार्सल आर.के. शर्मा नहीं बल्कि एस.के. सिन्हा के नाम से भेजा गया था। लेटर लिखने वाला यह भी दावा करता है कि उस आदमी ने इसी नाम से आधार कार्ड भी बनवा रखा है। उसमें यह भी लिखा होता है कि यह काम 2 लोगों का नहीं बल्कि 3 लोगों ने मिलकर रायपुर से अंजाम दिया है, ताकि इतनी दूर पुलिस भी ना पहुंच पाए। उसमें ब्लास्ट के पीछे के मोटिव को बिट्रेयल और करोड़ों रुपए के नुकसान को बताया गया। लेटर में यह तक लिखा होता है कि हम जानते हैं कि लॉ किसी काम का नहीं है, इसलिए ये कदम उठाया गया। कोई भी ऐसा काम छोटे लॉस के लिए नहीं करता। पूरी फैमिली को खत्म कर देना भी हमारे लॉस को कंपनसेट नहीं कर सकता। आखिरी लाइंस में लेटर लिखने वाला पुलिस को शांत रहने और बेगुनाह लोगों को उठाकर परेशान ना करने की हिदायत देता है। ऊपर से देखा जाए तो यह लेटर एक इंटरनल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन यही वो क्लू था जिसने पुलिस के कान खड़े कर दिए। इसलिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अरुण बोहरा तुरंत केस के पुराने रिकॉर्ड्स मंगवाते हैं। जब वो पार्सल बुकिंग रिसिप्ट को दोबारा ध्यान से देखते हैं तो एक बड़ी गलती सामने आती है। सेंडर का नाम इतनी जल्दबाजी और गंदी हैंडराइटिंग में लिखा गया था कि वो असल में एस.के. शर्मा जैसा लगता ही नहीं था। अगर हैंडराइटिंग को गौर से देखा जाए तो यह नाम एस.के. सिन्हा या एस.के. सिंह से ज्यादा मिलता जुलता नजर आता है, खासकर लास्ट वाला लूप जो शर्मा से बिल्कुल मैच नहीं करता। लेकिन पुलिस, मीडिया और सर्वाइवर्स सब बस यही रिपीट करते रहे कि सेंडर का नेम एस.के. शर्मा था। पुलिस को यह तो पता था कि यह नाम फर्जी है, इसलिए किसी ने उस नाम पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन इसी छोटी सी चीज का डोमिनो इफेक्ट पूरी इन्वेस्टिगेशन पर पड़ गया। किलर ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उसने पुलिस का मजाक उड़ाते हुए अपने लेटर की पहली लाइंस में ही इस गलती को हाईलाइट कर दिया। लेटर पढ़ते ही पुलिस को यह बिल्कुल साफ हो गया कि इस चिट्ठी को लिखने वाले के पास क्राइम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस तक को नहीं पता, और यह जानकारी सिर्फ उसी शख्स के पास हो सकती है जिसने वो पार्सल भेजा था। इसी वजह से पुलिस ने इस लेटर को पब्लिक या मीडिया के साथ शेयर नहीं किया, बल्कि इसी लेटर को बेस बनाकर इन्वेस्टिगेशन की स्पीड और तेज कर दी। अगले 1 महीने के अंदर पुलिस की एक टीम 4 अलग अलग शहरों में जाकर लगभग 100 लोगों से क्वेश्चनिंग करती है, जिसमें कपल के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब शामिल होते हैं। दूसरी टीम 1000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स के रिकॉर्ड डालती है। वहीं तीसरी टीम सौम्य और रीमा के लैपटॉप और फोन को डिटेल में स्कैन करती है। आखिरी उम्मीद के तौर पर पुलिस लेटर में लिखे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के एंगल पर फोकस करती है। पहले सौम्य के पिता रविंद्र साहू से सवाल किए जाते हैं, फिर सौम्य की मां संजुक्ता साहू से डिटेल में पूछताछ होती है। दोनों का जवाब एक सा ही होता है कि उनके परिवार में किसी का किसी से भी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन बार बार हार चुकी पुलिस इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं होती और वो इस सवाल को अलग अलग तरीकों से घुमा घुमा कर फिर से पूछती रहती है। आखिरकार थक कर सौम्य की मां संजुक्ता पुलिस से सीधा सवाल करती हैं कि जब हम बार बार कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी इशू नहीं है, तब भी आप इसी पॉइंट पर क्यों अटके हुए हैं। तब पुलिस उन्हें बताती है कि उन्हें एक लेटर मिला है जिसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का जिक्र है। ये सुनते ही संजुक्ता उस लेटर को देखने की गुजारिश करती है। जब पुलिस उन्हें वो लेटर दिखाती है तो संजुक्ता उस लेटर को बार बार बहुत ध्यान से पढ़ती है और तब उनका दिमाग एक खास लाइन पर अटक जाता है और वो लाइन थी,
अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। वो पुलिस को बताती हैं कि यह शब्द उन्हें जाना पहचाना सा लग रहा है। अगर ये हैंड रिटन होता तो वो तुरंत पहचान लेती, लेकिन यह तो एक टाइप लेटर था। कुछ देर तक दिमाग पर जोर डालने के बाद अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट को बार बार दोहराते हुए अचानक संजुक्ता को याद आया कि आखिर यह लाइन कौन यूज करता था। वो पुलिस को बताती हैं कि यह शब्द उनके कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल पुंजीलाल मेहर का फेवरेट फ्रेज है। वो इंग्लिश लेक्चरर भी थे और अक्सर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। बस इसी पल पुलिस के सामने एक नया नाम उभर कर सामने आया, पुंजीलाल मेहर। पुलिस बिना वक्त गवाए 24 अप्रैल 2018 को पुंजीलाल मेहर को क्वेश्चनिंग के लिए उठा लेती है। शुरुआत में पुंजीलाल पुलिस को घुमाने की पूरी कोशिश करता है। जब उससे इस प्रिंटेड लेटर के बारे में पूछा जाता है तो वो एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एक शाम जब वो वॉक के लिए निकला था तब एक आदमी ने उसे रोका और धमकी दी कि अगर उसने ये लेटर बालंगीर जाकर डिलीवर नहीं किया तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। पुलिस उसकी इस बेतुकी सी कहानी पर यकीन नहीं करती और सच जानने के लिए पुंजीलाल के मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकलवाती है। रिकॉर्ड से ये साफ हो जाता है कि उसकी सारी मूवमेंट प्रतापगढ़ के आसपास ही थी और रायपुर जाने का कोई भी प्रूफ नहीं था। पुंजीलाल की बातें पुलिस को पच नहीं रही थी और उन्हें दाल में कुछ काला साफ नजर आ रहा था। आखिरकार 26 अप्रैल 2018 की सुबह 11 बजे पुलिस पुंजीलाल से सख्ती से पूछताछ करती है और इस बार पुंजीलाल बिना किसी शिकन के अपने चेहरे से वो नकाब उतार फेंकता है जिसके पीछे एक शातिर और बेरहम कातिल छुपा बैठा था। साल 2017। पुंजीलाल मेहर को कहीं से खबर मिलती है कि संजुक्ता साहू के बेटे सौम्य का रिश्ता तय हो चुका है और अगले साल यानी साल 2018 में उसकी शादी होने वाली है। ये सुनते ही पुंजीलाल का खून खौल उठता है। उस पल के बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल रह जाता है कि कैसे भी करके साहू परिवार की खुशियों को मातम में बदल देना है। लेकिन पुंजीलाल कोई आम गुस्से वाला आदमी नहीं था। वो ऐसा तरीका चाहता था जहां सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब उसका मकसद भी पूरा हो और उस तक कोई पहुंच भी ना पाए। इसी सोच के साथ वो इंटरनेट पर अलग अलग चीजें सर्च करने लगता है। धीरे धीरे उसकी सर्चेस एक ही डायरेक्शन में जाने लगती है, बॉम्ब मेकिंग ट्यूटोरियल्स, मैनुअल्स और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस। वो हर सर्च के बाद अपनी इंटरनेट हिस्ट्री डिलीट भी करता जाता था। दिवाली के मौके पर पुंजीलाल ने काफी सारे पटाखे खरीदे और उन्हें डिसमेंटल करके उनके बारूद को अलग करता गया। ये मटेरियल उसने डेकोरेशन एलईडी के अंदर भर दिया। फिर माइक्रो स्विच, जिंक क्लोराइड बैटरी, एडहेसिव और जूट स्ट्रिंग जैसी कई चीजों का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे बॉम्ब्स बनाने शुरू किए। वो उन्हें अलग अलग जगहों पर एक्सप्लोड करके टेस्टिंग भी करने लगा। पुंजीलाल इतना शातिर था कि उसने इस पूरे प्लान में किसी और इंसान की मदद नहीं ली। जब बॉम्ब फाइनली तैयार हो गया तो उसे पैक करने के लिए वो ज्योति विकास जूनियर कॉलेज गया, वही कॉलेज जहां वो पहले प्रिंसिपल रह चुका था। वहीं से उसने एक कार्टन उठाया और बॉम्ब को गिफ्ट रैप कर दिया। अब अगला चैलेंज था डिलीवरी, जिसके लिए पुंजीलाल ने कुरियर कंपनीज को डिटेल में स्टडी करना शुरू किया। उसने सिर्फ उन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया जो बस के जरिए पार्सल डिलीवर करती थी ताकि स्कैनिंग को अवॉइड किया जा सके। धीरे धीरे उसने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली और रायपुर की कुरियर कंपनीज को मार्क कर लिया। सौम्य और रीमा की शादी 18 फरवरी 2018 को थी और पुंजीलाल चाहता था कि यह तबाही या तो शादी से पहले या फिर शादी के तुरंत बाद साहू परिवार पर गिरे। इसलिए शादी से 3 दिन पहले यानी 15 फरवरी 2018 को सबसे पहले वो कॉलेज गया ताकि उसकी अटेंडेंस मार्क्ड रहे। उसके बाद वो घर आया और अपना मोबाइल फोन वहीं छोड़ दिया ताकि अगर कभी फोन ट्रेस हो तो लोकेशन रायपुर की ना दिखे। बॉम्ब उठाकर वो बाइक से रेलवे स्टेशन पहुंचता है और वहां बिना टिकट के रायपुर जा रही ट्रेन में बैठ जाता है ताकि सीसीटीवी कैमरे से बच सके। रायपुर पहुंचने के बाद वो ई रिक्शा से एक एक करके कुरियर सर्विसेज पर जाता है जिन्हें वो पहले से मार कर चुका था। आखिरकार उसे वो जगह मिल जाती है जहां ना तो सीसीटीवी काम कर रहा था और ना ही पार्सल स्कैनिंग होती थी, स्काई किंग कुरियर सर्विस। वहीं से वो एसके सिन्हा के फर्जी नाम पर पार्सल बुक करता है। कुरियर स्टाफ को बताता है कि पार्सल में स्वीट्स और गिफ्ट हैं और अगले 2 दिन के अंदर डिलीवरी नहीं हुई तो यह खराब हो जाएगी। कंपनी से 3 डे डिलीवरी एश्योरेंस लेने के बाद वो उसी दिन घर लौट जाता है और उस रात उस बॉम्ब के फटने की सोच के साथ वो चैन से सो जाता है। यही नहीं, 18 फरवरी 2018 को पुंजीलाल सौम्य की शादी भी अटेंड करता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि जिन खुशियों को वो मिटाने जा रहा है वो कितनी बड़ी हैं। पार्सल रायपुर से संबलपुर, संबलपुर से बालंगीर और 3 अलग अलग बसेस के जरिए लगभग 650 किलोमीटर का सफर तय करते हुए
20 फरवरी 2018 को पटनागढ़ पहुंच जाता है। सोचिए, अगर ये बॉम्ब रास्ते में कहीं गलती से भी फट जाता तो ना जाने कितने और बेगुनाहों की जानें चली जाती, जिनका इस कहानी से कोई लेना देना नहीं था। रिसेप्शन के दिन डिलीवरी बॉय पार्सल देने आता है, लेकिन घर पर इतनी भीड़ देखकर वो वापस लौट जाता है। 21 और 22 फरवरी को वो लीव पर होता है, इसलिए पार्सल शॉप पर ही पड़ा रहता है। और फिर 23 फरवरी 2018 को जब घर में सिर्फ सौम्य, रीमा और दादी मौजूद होते हैं, तब पार्सल डिलीवर होता है और सेल्फ ट्रिगर से फट जाता है। इन 3 दिनों के डिले ने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सौम्य की बहन, माँ और पिता को घर से दूर कर दिया था। जो किस्मत से बच गए थे और जो नहीं बच पाए वो थे सौम्य और उसकी दादी। इतनी बेदर्दी और सोच समझकर की गई साजिश के पीछे सिर्फ नफरत ही नहीं बल्कि जुनून, ऑब्सेशन और ईगो भी होता है। इसलिए पुलिस ने पुंजीलाल से इस जुर्म का मोटिव पूछा। पुंजीलाल ने बताया कि 2009 से वो ज्योति विकास कॉलेज का प्रिंसिपल था, लेकिन साल 2014 में जब संजुक्ता साहू ने उस कॉलेज में एज अ हिस्ट्री लेक्चरर ज्वाइन किया तो पुंजीलाल से 13 साल सीनियर होने के नाते रूल्स के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल बनने के लिए एलिजिबल हो गई थी और इसी बेसिस पर संजुक्ता को कॉलेज का प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया गया। पुंजीलाल के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था, क्योंकि प्रिंसिपल की पोस्ट को वो खुद की आइडेंटिटी, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़कर चल रहा था और इसलिए वो अपनी पोस्ट छोड़ने को तैयार नहीं था। ना वो पोस्ट छोड़ता है और ना ही संजुक्ता को कोई रिस्पेक्ट देता है। 2014 से 2017 के बीच वो संजुक्ता को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। कभी क्लासेस ना लेने के झूठे आरोप लगाता तो कभी लेट आने के एलिगेशंस। मई 2017 में गवर्नमेंट ऑर्डर आने के बावजूद भी पुंजीलाल प्रिंसिपल की कुर्सी छोड़ने से इनकार कर देता है। जलन और नफरत में अंधा होकर वो कॉलेज की दीवारों पर संजुक्ता के खिलाफ भद्दे और घटिया शब्द लिखने लगता है। पुंजीलाल का गुस्सा तब और भड़क उठता है जब संजुक्ता ने प्रिंसिपल ऑफिस में अपनी कुर्सी पुंजीलाल के बगल में रखवा दी। आखिरकार जब पुंजीलाल को प्रिंसिपल की सीट से हटाया गया तो उसने संजुक्ता को धमकी भरे लहजे में कहा कि तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही वो पल था जहां उसकी हार ईगो को तोड़ नहीं पाई बल्कि जहर बन गई। उसके लिए यह सिर्फ जॉब नहीं थी, उसकी पहचान थी। और जब उसे पता चला कि संजुक्ता का बेटा शादी कर रहा है तो उसने ये मान लिया कि संजुक्ता को खुश रहने का कोई हक नहीं है। इस कन्फेशन के बाद पुलिस ने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। पुंजीलाल के घर से प्रिंटर, लैपटॉप, एनवेलप्स, पार्सल के कार्टन बॉक्सेस, जले हुए पटाखों के रेसिड्यू, स्काई कुरियर की डिलीवरी रिसिप्ट, डायरीज और नोटबुक बरामद किए गए। उसके लैपटॉप और हार्डवेयर को एनालिसिस और डिलीटेड डेटा रिकवरी के लिए भेजा गया। क्राइम ब्रांच ने उसके रेंटेड हाउस से बॉम्ब मटेरियल भी रिकवर किए जो ब्लास्ट साइट से मिले रिमेन से मैच करते थे। पुलिस ने पुंजीलाल से बॉम्ब मेकिंग का पूरा प्रोसेस भी रिक्रिएट करवाया और उसकी वीडियोग्राफी भी की। साइकोलॉजी प्रोफेसर के एनालिसिस से ये साफ हो गया कि पुंजीलाल ने बिना किसी प्रेशर के पूरी क्लैरिटी के साथ बॉम्ब असेंबल किया था। डिजिटल एविडेंसेस के तौर पर पुलिस ने डिलीटेड व्हाट्सएप चैट्स, इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोडेड बॉम्ब मेकिंग ट्यूटोरियल्स और वेब पेजेस रिकवर किए जिसमें बॉम्ब और साहू जैसे कीवर्ड्स मौजूद थे। यह एक साल भर से पला हुआ जुनून था और इस जुनून ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। यह केस सिर्फ पार्सल बॉम्ब का नहीं था, यह एक शख्स की ईगो को नफरत में बदलने की कहानी थी। हर क्राइम अचानक नहीं होता, कुछ क्राइम सालों तक पलते हैं। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी हार, छोटी छोटी जलन, जब उन्हें वक्त पर नहीं रोका जाता तो वो इंसान के अंदर जहर बनकर जमा होती रहती हैं। पुंजीलाल ने सिर्फ गुस्से में एक्ट नहीं किया बल्कि उसने बदला लेने के लिए बकायदा प्लान बनाया, रिसर्च की, टेस्टिंग की, लेटर लिखकर पुलिस को गुमराह किया। यह इम्पल्सिव नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड क्राइम था। ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक पहलू यही है कि इंसान अपने आप को कभी विलेन नहीं मानता। वो अपनी कहानी में हमेशा हीरो होता है। उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसे लगता है कि वो सिर्फ बैलेंस रिस्टोर कर रहा है। लेकिन जस्टिस और रिवेंज के बीच एक पतली सी लकीर होती है और जब इंसान उस लकीर को पार करता है तो वो सिर्फ एक जिंदगी नहीं, कई जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। इस केस में एक कुर्सी छीनी गई थी लेकिन बदले में एक बेटा चला गया, एक दादी गुजर गई, एक नई दुल्हन का सिंदूर मिट गया, एक परिवार की हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। क्राइम हमेशा ग्रीड या पैसों से ही नहीं होता, कभी कभी क्राइम सिर्फ वुंडेड प्राइड से भी होता है और वुंडेड प्राइड सबसे साइलेंट और सबसे डेंजरस मोटिव होता है। सोचिए, अगर उस दिन ईगो को एक्सेप्ट कर लिया जाता, अगर हार को हार मान लिया जाता, अगर इंसान अपनी पहचान को कुर्सी से अलग कर पाता
तो शायद आज 2 लोग जिंदा होते। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि पावर टेम्परेरी होती है, पोजीशन टेम्परेरी होती है, लेकिन इंसानियत परमानेंट होनी चाहिए। जब इंसान अपनी पहचान को पद और पावर से जोड़ देता है, तब वो कुर्सी हिलते ही अपना दिमाग खो देता है, और जब दिमाग खो जाता है तब इंसान सिर्फ क्राइम नहीं करता, वो अपने अंदर की इंसानियत को भी मार देता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सच ये है कि नफरत कभी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती, वो फैलती है, वो घर तोड़ती है, पीढ़ियां बर्बाद करती है। इसलिए कभी कभी सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि किसने मारा, बल्कि किस पल उसने इंसान रहना छोड़ दिया। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू। और प्लीज़ रॉन्ड को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।